Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So जैसा कि आप जानते हैं हम हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज में और सुपर क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम लेके आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनके पीछे हमें ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम गलती कर सकते हैं. सो दैट मीन्स आज फिर हम जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए. सो माय रेफरल कोड इज अमित स्टेन. यू कैन सी हेयर. और प्लेटफॉर्म क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस की कि अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं. यस, द फर्स्ट वन इज द रेगुलर क्लास जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है. और कहाँ पर होती है जी? वो होती है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर. सो दैट्स अ फाइन. तो ये नेचुरल क्वेश्चन माइंड में आता है, सर ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल है क्या? तो भाई मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द यूट्यूब और जस्ट राइट वाईफाई स्टडी CSIR नेट. जैसे ही आपने वाईफाई स्टडी CSIR नेट उसके ऊपर लिखा तो आपको एक चैनल मिलेगा, उसमें जाइएगा और जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाने पर जितने भी एजुकेटर CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं. So that is a Wi-Fi study CSIR net channel. For example, you want my all videos. So अब क्या आप पर्टिकुलरली और आपको नाम भी याद नहीं है कि कौन सी वीडियोस हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे? सो दैट मीन्स ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको कि वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे और मेरी सारी वीडियोस मेरे नेम से आपको सभी एक साथ मिल जाएंगी. सो दैट इज द थिंग, कंसेप्ट ऑफ बिहाइंड द चैनल. ओके, सो चलिए द नेक्स्ट वन इज अ सुपर क्वेश्चन सीरीज जिसमें आप हैं और जिसका मोटिव सिर्फ ये होता है कि हाउ टू डेवलप योर थॉट, कैसे हम सोचे क्वेश्चंस के बारे में. तो सर ये कब होती है? भाई ये मंडे टू फ्राइडे होता है और 12 नून पर होता है. और प्लेटफॉर्म क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल. प्लेटफॉर्म भी इसका वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल. तो चलिए ये तो बात रही हमारी रेगुलर क्लास सुपर क्वेश्चन सीरीज की. तो क्या सर यही क्लासेस हैं या और भी हैं? तो आंसर आता है यस, और भी हैं. वो कौन सी हैं? चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं. आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लास में जो कि फ्री होती है, लेकिन सर इसका प्लेटफॉर्म तो हमें अलग दिखाई दे रहा है, अन अकेडमी. यस, द प्लेटफॉर्म इज अन अकेडमी. और अन अकेडमी की कोई भी क्लास, स्पेशल क्लास मीन्स को देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से और उस पर अपना एक अकाउंट बनाना है. जैसे ही आपने अकाउंट बनाया तो आप अपकमिंग क्लासेस में जाकर के फ्री क्लासेस जो भी हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं और मेरी क्लास आपको मिल जाएगी. एवरी डे होती है. कहाँ पर? 9:30 PM पर. ठीक है. और यहाँ पर एवरी डे लिखा है, दैट मीन्स देयर इज नो मीनिंग ऑफ द मंडे टू फ्राइडे सच थिंग्स. ओके ना? एवरी डे. या सो सर लास्ट में भी आपने लिखा है प्लस क्लासेस. इसका मतलब क्या है? देखिए इसका प्लेटफॉर्म भी अन अकेडमी ही है और प्लस क्लासेस के अंदर पर्पज है हमें कंसेप्ट को डिस्कस करना, उसके की पॉइंटों पे फोकस करना और किस तरीके से नेट में CSIR में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन स्पेशली मतलब रिजल्ट हो जाना कि हमें CSIR नेट की क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना है. सो दैट इज द पर्पज ऑफ द प्लस क्लासेस, राइट. और अगर हम बात करते हैं स्पेशल क्लासेस का पर्पस क्या है? भाई ये जर्नलाइजेशन है सुपर क्वेश्चन सीरीज का. ओके ना? सो आई होप आप समझ गए होंगे. आप मुझे चार जगह कैच कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं चार जगह. कैसे? प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, सुपर क्वेश्चन सीरीज और सिंपली आप मेरी रेगुलर क्लासेस में, राइट. सो ये चारों क्लासेस तो रही, क्लासेस की तो बात हो गई है. तो सर अगर हम चाहें आपकी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करना, then what is the process? Yeah, surely I will let you know what is the process. The process is that first you have to install Unacademy learning app. Unacademy लर्निंग ऐप. सो जैसे ही आपने Unacademy लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया, you have to go to the net exam category and click on the button CSIR UGC net and go to the next page and in the last यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको गेट सब्सक्रिप्शन. ठीक है ना? तो भाई गेट सब्सक्रिप्शन तो कर लेंगे सर हम, बट क्या हमें कुछ पेमेंट करना होगा? यस. और क्या है, किस तरीके से है? जस्ट आई वुड लाइक टू जस्ट डिस्कस द थिंग्स. देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 6 मंथ के और 12 मंथ के, राइट. क्या क्या दे रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन की, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन की, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की. और उनके रेस्पेक्टिवली यहाँ पर उनके प्राइस भी दिए गए हैं कि इतना इतना होगा. लेकिन सर साथ में एक और आपने सेम सब्सक्रिप्शन की डिटेल देते हुए कुछ रिड्यूस कर करके अमाउंट लिखा हुआ है, ऐसा क्यों?
भाई इसका सिंपल सा वे है, यानी कि आप अपने जो अमाउंट है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 10% का डिस्काउंट ले सकते हो, और उसका सिर्फ प्रोसेस ये है कि आप इस रेफरल कोड को यूज कर लीजिए। द रेफरल कोड इज अमित S10, अमित S10। तो भाई अगर हमने अमित S10 रेफरल कोड यूज कर लिया जैसे कि यहाँ पर नीचे किया गया है, ओके, सो दैट मीन्स और अप्लाई किया, तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी जिसमें आपको रिड्यूस अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे करना है, और माइनर से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि आप जिस वे से भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं अमाउंट, दैट मीन्स यू हैव अ वे कि मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ, नहीं मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, दिस इज अ प्रोसेस, आप उसको फॉलो करेंगे इजिली मिल जाएगा। सो मेन बात आती है कि सर हमारे लिए कौन सा अच्छा हो सकता है सब्सक्रिप्शन। सो आई विल रिकमेंड यू, इफ यू आर द एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, देन यू हैव टू, एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आई विल रिकमेंड दैट कि आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, वो सोचेंगे कि नहीं हमने तो एमएससी कंप्लीट कर ली है सर, या फिर हम एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। सो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो एमएससी आपके कंप्लीट कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, सो उनके लिए मैं करता हूँ 12 मंथ का। नोटिस कीजिएगा 6 मंथ का भी कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है मन में आना कि सर हम तो एमएससी कंप्लीट किए हुए भी हमें 6 महीने हो गए हैं, तो हम तो 6 मंथ का ही हमारे लिए काफी है। बिल्कुल आपके लिए काफी है, आई एग्री, बट नोटिस कीजिए यहाँ 6 मंथ से 12 मंथ के जो अमाउंट है, रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं, उनमें कितना डिफरेंस आ जाता है जी। सो दैट इज अ बिग थिंग। सो यानी कि 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है और आपको 6 महीने का अलग से बेनिफिट मिल जा रहा है, तो मच बेटर कि हम 6 मंथ को देखें, 12 मंथ को देखें रेदर देन द 6 मंथ, ठीक है ना। सो दैट इज जस्ट वे जो मैंने आपको कन्वे कर दिया। दैट इज अ चॉइस कि आपको किसको फिक्स करना है, जस्ट आई कैन हेल्प यू कि ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए ये सब बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो अभी व्यक्ति स्टार्ट कर रहे हैं। सो दे कैन, they must first visit this link, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल का ही है, और जिसमें क्या दिया गया है, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न, राइट। इस पे हमने क्या डिस्कस किया है कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये भाई उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए जिस भी वो जो इनिशिएट करने के लिए जा रहा है। एटलीस्ट उसे मालूम तो हो कि मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ और किस चीज का एग्जाम है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। सो ऑल द डिटेल आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। सो कम टू द नेक्स्ट वन। सर ये क्या लिख दिया आपने, हाउ टू मैनेज CSIR नोट। हमें क्या जरूरत है मैनेजमेंट की, बहुत ज्यादा जरूरत होती है जी। चाहे वो हमारा कोई डोमेस्टिक जॉब हो, डोमेस्टिक घर का वर्क है, या फिर मैं कहूँ सिंपली कि कोई भी हमारा पढ़ने से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड है, हर जगह हमें जरूरत पड़ती है किसकी, मैनेज करने की चीजों को। तो इसी तरीके से यहाँ मैंने डिस्कस किया है हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स में, कि आप अपने जो है नोट्स जो क्लास में आपके पास तैयारी करते करते इतने सारे हो जाएंगे कि कैसे मैनेज करेंगे, वो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और भाई ये भी हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैंने काफी सारी स्क्रूटनाइज कर दी हैं, और लास्ट में आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी जी, बुक लिस्ट फॉर द CSIR एंड मैथमेटिकल साइंस। तो चलिए हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, राइट, और अन अकेडमी के बारे में, अदर क्लासेस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, क्वेश्चंस के बारे में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा गया है लेट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कहां से कहां पर दी गई है, यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड कि हमारा मैपिंग, देखो ये सब सिंपली फंक्शन होते हैं। सो हमें क्या देखना होता है, इनको हमें इनको डोमेन और कोडोमेन पे जरूर फोकस करना चाहिए कि डोमेन और कोडोमेन क्या दिए गए हैं, राइट। सो राइट, सच दैट, किस तरीके से सच दैट कर दी, अरे भाई हमें चार, हमारे पे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू 4 दे दी गई है, और R3 से R3 के पास ट्रांसफॉर्मेशन थी, राइट। सो हमें तो 3 ही काफी थे, ये 4 क्यों दे दिए, ये रेंट दे दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया है हमें, तो हम क्या करें इसके लिए, तो द सिंपल वे इज दैट वन। आप नोटिस कीजिए सबसे पहले इसके अंदर जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये वेक्टर्स, ठीक है, जो हमारे पास बेसिस के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या को किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो बाय ए फर्स्ट लुक हम देख सकते हैं जो फर्स्ट वन वाला है, मैं कहूंगा इसको E1, और सेकंड को मैं कह रहा हूं E2, और लास्ट वाले को मैं कह रहा हूं E3। देखो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, और ये हमारे पास एक और पड़ा हुआ है, इसको हम नेम दे रहे हैं E4, राइट। क्या हम E4 को इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं,
तो आंसर आता है हमारा अफर्मेटिव। यस सर, हम लिख सकते हैं, एक्साइटमेंट से एकदम से आएगा आंसर। क्यों? आप नोटिस कर सकते हैं E4 को तो आप सिंपली लिख सकते हैं ना जी E1 प्लस E2। इसका मतलब क्या हुआ? आप नोटिस कीजिए, यानी कि 1 1 और 0, वी आर राइटिंग 1 1 0 इज इक्वल टू 1 0 0 प्लस 0 1 0। सो ये तो हमें मिल गया। तो सर इसमें क्या, इससे क्या हुआ? मैं अभी बताता हूँ जी आपको क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हमें टारगेट करना था क्या, हमने जितनी भी बेसिस के एलिमेंट थे, बेसिस थी, उसको बेसिस को हमने देखा कि कौन सा किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, हमने लगाया। अब आप ऑपरेट कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही हमने ऑपरेट किया, टी टी एंड टी, टी ऑपरेट कर दिया हमने। फर्स्ट तो लीनियर कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है, हमने देखा ऐसा था, यानी कि ये 1 1 0 वाला रिजल्टेंट है हमारे पास एक्स्ट्रा। उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया टी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 1 1 0? आई सा हियर कि टी 1 1 0 की वैल्यू है 7। सो मैंने लिख दिया ये, दिस इज इक्वल टू 7। एंड टी 1 0 की वैल्यू 5 और प्लस टी 0 1 0 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2। तो यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल है मेरे राइट साइड की, ठीक है ना? दैट वाज अ पर्पस टू डू दिस थिंग्स। अगर ऐसा हो जाए कि उनकी इमेजेस भी, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया था, लेकिन उनकी रिस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो वैल्यूज आई हैं, उनमें भी जो इक्वलिटी हमारे पास आ रही है, जो वैल्यूज आ रहे हैं, जो रिलेशन आता है इक्वेशन, वो सेटिस्फाई होती है, तो हम कहते हैं हमारे पास यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? सो दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास क्या इम्प्लाइज कर रहा है? दिस इम्प्लाइज देयर इज ए यूनिक सच टी। दिस इम्प्लाइज there is a unique such t। तो भाई ये बात तो सही हो गई हमारी कि हमें आंसर भी मिल गया और हमारे पास आंसर था करेक्ट बी। तो लेकिन सर ऐसा कभी हो सकता है कि इस इनइक्वलिटी में हम कहें कि इक्वल ना हो, तब क्या होगा सर? और सर हम कहें कि एक साइड इमेजेस छोटी हो जाए, एक साइड बड़ी हो जाए, तो क्या होगा? या उल्टा इसका हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, कब हमारे पास जो है आपका हम कहेंगे कि फाइनाइट एग्जिस्ट करेंगी, कब हमारे पास इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगी, तो तब हम उन सब की बातें करते हैं। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आज हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या सीखा? जब भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें उसके बेसिस के एलिमेंटों को देखना है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू? वी हैव टू सी देयर इमेजेस, जो वैल्यूज आई हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके देखना है, अगर वो इक्वल है, सेटिस्फाइड है, राइट, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सच ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिक। ओके ना? सो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पहले नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आता है जी? यस, हमें क्वेश्चन दिया गया है, लेट टी इज a ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 to R5। और कैसी ट्रांसफॉर्मेशन? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी सर ने क्या बताया था? जी हाँ, हमारे पास ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है, दीज ऑल आर द फंक्शंस, सो वी हैव टू बी फोकस दैट कि इनके डोमेन को डोमेन क्या है, और स्पेशली इनकी जो हम कहते हैं कि कहां से कहां पे गई है, यानी कि R5 से R5, राइट? सो नाउ देन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर कंडीशन को ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रही है, whose matrices with respect to the standard basis है skew symmetry matrix। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने यहाँ पर दिया हुआ था, हमें क्या दी हुई है कि जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बन के आएगी, दिस मैट्रिक्स ए, हमने कहा कि से दिस इज द मैट्रिक्स ए। सो ये किसकी हो गई? ये 5 क्रॉस, इसकी पावर से R5 से R5, इसका मतलब किसकी हो गई है? 5 क्रॉस 5 की हो गई। और कैसी मैट्रिक्स है? दिस इज द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सो भाई हमें ये भी मालूम हो गया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। और हम एक और अच्छी बात जानते हैं, वो क्या भाई? जब भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होती है, ये क्या है? ऑड नंबर, राइट? ऑड, राइट? सो दैट मीन्स जब भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है जी? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। Skew symmetry matrix of odd order have a determinant is equal to 0। और अगर determinant is equal to 0 हो गया, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है जी? आपका क्वेश्चन तो हो चुका जी, एकदम कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है?
जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ठीक है कि सर ऑड ऑर्डर पे डिटर्मिनेट 0 हो गई, तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया भाई, जो हमारे पास कर्नल की कार्डिनलिटी थी, कार्डिनलिटी ऑफ टी थी, वो ग्रेटर देन 0 हो गई, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर्स की इमेजेस 0 आ रही है हमारे पास, ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसका मतलब टी इज नॉट द 1 1, दिस इंप्लाइज टी इज नॉट 1 1। भाई ये भी हमें पता लग गया। तो अब क्या ऑन टू के बारे में हम सोचे, अब ऑन टू के बारे में दो आप नोटिस की, जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे है, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि आपके पास क्या है, ये T is a mapping from, so T is not on to भी नहीं रहा, because of that reason कि finite dimensional vector space से finite dimensional vector space पे जा रहे हो, not 1 1 implies not on to, so that means हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, T is a not 1 1, right, the rest are wrong। सो चलिए मैं कंक्लूड करता हूं, हमें कहाँ फोकस करना था, जो हमारे पास डोमेन था वो कहाँ से कहाँ गया है, हमने देखा वो 5 R5 to R5 गया था, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बने हैं ये m फर्स्ट m रोज, यानी कि 5 रोज एंड 5 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स बन के आई है हमारे पास, राइट। सो उसके बाद हमने देखा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स थी, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो डिटरमिनेंट 0, हमें ये भी पता लग गया। और ध्यान रखिएगा अगर ये ऑड ना होकर के इवन हो जाए तो भी तो माइंड में आना चाहिए, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर आता है जिसका डिटरमिनेंट आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो अभी रिकॉल हो गया हमें, है ना। सो यहाँ से डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट है, राइट। इसका मतलब नॉन जीरो वेक्टर 0 पे मैप हो रहा है, तो वही नॉन जीरो वेक्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसका मतलब टी इज नॉट द 1 1 की हमने बात खत्म कर दिया, 1 1 नहीं रही जी, और फाइनाइट डायमेंशन से फाइनाइट डायमेंशन थी, तो उसका मतलब ऑन टू भी नहीं रही। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है जी, लेट अस सी। ओके, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, इफ द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज, हमें मैट्रिक्स दी हुई है, चलिए देख लेते हैं कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने कहा इसका नाम ए है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स दी हुई है हमें के 1 2 1 -1 एंड -2 1 1 4। भाई हमें ऐसी मैट्रिक्स दी गई है और हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर इफ नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यदि नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, नलिटी हमें बोल रहा है, नलिटी की बात कर रहा है, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपके पास इसकी रैंक तो रिड्यूस हो गई है, राइट। सो व्हाट हैपन, डिटरमिनेंट हमारा 0 हो गया है, तो इसका मतलब कौन सा तरीका है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास नलिटी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब रैंक की बात अगर हम बात करेंगे तो रैंक इसका मतलब आपके पास 2 है। सो हम क्या करें, इसके अंदर हमें कहा कि के की वैल्यू को ढूंढिए। दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के हमारे पास। एक तरीका क्या है, इसको हम सॉल्व कर लें और के की वैल्यू देख लें कि किसके लिए डिटरमिनेंट 0 हो रही है। ओके, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ के। सेकंड क्या है, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यू और सी कि कैसा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया इसके अंदर, सो नोटिस कीजिएगा व्हाट हैपन, दिस मैट्रिक्स विल बिकम -1 1 2 1 -1 and -2 1 1 and 4, right now if I will just select the k is equal to -1, then what happen, अगर मैंने इसको यानी कि मेरा R1 को और R2 को मैं दोनों को ऐड कर दूं, then what happen, this will give you a zero vector, this will also give you a zero vector, and देखो जीरो हो गया ना, यानी कि पूरी की पूरी एक रो मेरे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है, जिसमें भी मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया, रैंक मेरे पास 2 आ गई, सो ओनली द ऑप्शन इज द k इज इक्वल टू -1। इसने क्या इंप्लाइज कर दिया कि k की इज इक्वल टू -1 वैल्यू लेने से ही मेरा आंसर मिल जा रहा है, ठीक है ना। सो बहुत बार हमें जरूरत नहीं थी प्रोसेस को देखने की, हम यहीं से देख सकते हैं कि कौन सा वेक्टर किसी में मल्टीप्लिकेशन करने से कैंसिल हो जाएगा या सिंपली ऐड करने से, सब्सट्रैक्शन करने से, रो वाइज या कॉलम वाइज ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है। सो आप इवन ये भी देख सकते हैं अगर मैं कॉलम वाइज करूंगा तब भी इसकी वैल्यूज 0 आ जाएंगी जी, है ना। सो दैट इज ए पर्पस। सो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर। और चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, अरे वाह, ऐसे दिया हुआ है हमें सेट, एक एस दिया हुआ है k1 0 and 0 1k and 1k 1, then s is a basis for R3 if and only if। बेसिस हो इसका मतलब क्या है,
यानी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना दूं तो उसका डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू जीरो। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस मैट्रिक्स। हमने कहा कि इसके लिए लेट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ए इज अ मैट्रिक्स, इन्हीं वेक्टर से बनी हुई है, k1 0, the second one is a 0 1 k and third one is a 1 k 1, right? This is the matrix जिसकी हम बात कर रहे हैं। So then S is basis for R3, S is basis होगा अगर आपके पास क्या हो, if determinant of A is not equal to 0, right? इसका मतलब they have to be a linearly independent vector basis बनाने के लिए, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। कई सारे तरीके हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करने वाला भी है जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, बट इन जनरल ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं और 2x2 या 3x3 मैक्सिमम एग्जामिनर यहीं पे देता है। इससे बड़ी दे तो सफिशिएंट देखिएगा, अदरवाइज इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं ना, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, के हमने रखा बाहर, and that means this one and then this one, this we are getting 1 minus k square, okay? Now then minus 0 पूरा खत्म हो गया, प्लस 1 लास्ट पे आ गए हम, ऐसे मैंने पूरा का पूरा कॉलम वाइज किया, this one और this one we are getting k minus 0, okay? That should not equal to 0, we require determinant is not equal to 0, okay? So that means what happened, k 1 minus k square और क्या बचा हमारे पास, प्लस के, सिंपली के वी आर गेटिंग ए कॉमन, के 1 minus k square plus 1 and that is nothing, we are getting k, that should not equal to 0, that should not equal to 0, that means k हमारे पास बाहर आ गया और 2 minus k square is not equal to 0, this implies your answer k is not equal to 0 and 2 minus k square is also not equal to 0। ये क्या हो गया आपके पास, k square is not equal to 2, यानी कि दो वैल्यूज आ गई एंड के साथ, तो C इज ए करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है। और इन जनरल ऐसे क्वेश्चन जो है आप देखने में कम मिलते हैं, ये जनरली जेएम के एग्जाम में और ऐसे एग्जाम्स में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना? बट एटलीस्ट वी हैव टू नो द प्रोसेस कि हमें कैसे सोच लेना चाहिए और गलती होने के चांस कैसे हमारे कम हो सकते हैं, ठीक है ना जी? बेस्ट वे यही है कि आप डिटरमिनेंट खोलें, चाहे वो पिछला क्वेश्चन था चाहे इसमें था, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है ना? सो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्या है, क्या इंफॉर्मेशन देता है जी हमारे पास। यहाँ दिया गया है द नंबर ऑफ डिस्टेंस बेसिस ऑफ ए टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर Z3 इज। सो भाई देखो हमें क्या कहा गया है, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और ऊपर वर्ड दिया गया है डिस्ट्रिक्ट बेसिस, ठीक है ना? सो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेसिस या फिर कहा जाए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। सो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है जी, आपको लगाना है फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p डॉट 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 p की पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1, ओके? सो अभी और भी बताते हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे। तो आपके पास हेयर, आपके केस में क्या है आपके पास, हेयर p is equal to what, here p is equal to 3 and n is equal to what, n is equal to 2 in your case। so that means what is the formula, 3 to the power आपने क्या लिखा, 3 square minus 1, 3 square minus 3, राइट? आगे नहीं जाना है जी, अभी हम इसके अपॉन भी करेंगे, अभी बताते हैं व्हाट इज द आंसर। नोटिस कीजिए 3 in 9, 9 minus 1 that means 8, और इधर कितना मिल गया आपके पास, 9 minus what is this, this is a, yes, 6 into 6, so according to this you are getting 48। देखो यहाँ पर छोटा ट्विस्ट होता है, दो चीजें पूछ सकता है एग्जामिनर आप लोगों को, आइदर तो ही विल आस्क अबाउट द ऑर्डर्ड बेसिस और द डिस्ट्रिक्ट बेसिस, और सिंपली सिंपल बेसिस के बारे में बात करें। सो दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग, कि बेसिस के लिए बात कर रहा है या आपके लिए ऑर्डर्ड बेसिस के लिए बात कर रहा है। इसके फॉर्मूले में जब भी ये ऑर्डर्ड बेसिस की बात कर रहा है, ऑर्डर्ड बेसिस, that means you have to divide it n factorial से, जो भी है आपके पास। so in our case n की वैल्यू क्या थी, so that means that has to be divisible by 2,
that has to be divided by 2. Okay, so the value is nothing, that is going to be is divided by 2. ओके दैट इज इक्वल टू 24. सो एग्जामिनर ने यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए, आपका करेक्ट आंसर तो 24 है, लेकिन हम 48 पे भी लगा सकते थे. टोटल बेसिस जो है इसके पास 48 है, बट ऑर्डर्ड बेसिस इसके पास 24 है. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, इन जनरल हम एक और भी गलती कर देते हैं, यहाँ P-1 लगा देते हैं. ठीक है, जीएलएनएफ की हम बात नहीं कर रहे हैं जी, जीएलएनएफ का फॉर्मूला नहीं है जी ये. ठीक है ना, हम ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर पी. सो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने डिवाइड किया है इन पिक्टोरियल से. तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने डील कर लिया. आप देखते हैं आगे आगे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. यस देखिए, आगे तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप हैं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे. आप इसकी जनरलाइजेशन के लिए देखिए क्या करना है आपको, आप जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में स्टोर कर लीजिए. जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, अकाउंट बना लीजिए मेरी फ्री क्लासेस के लिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन वहां मैं कभी 20 कभी 25 कभी 30 क्वेश्चंस तक भी डिस्कस कर देता हूँ अपने 1 and 130 मिनट्स में. सो 1 से 1.5 घंटे में आपको अगर कम से कम जो है 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं या 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दैट इज ए गुड. और वो क्लासेस फ्री होती हैं. कहाँ होती हैं जी? 9:30 पर, 9:30 PM पर. ठीक है, एवरी डे होती है जी, एवरी डे. ठीक है, कहाँ? अनअकैडमी पर. सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये फ्री है बिल्कुल. सो दैट मीन्स आप चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस और भी डिस्कस्ड हो आप लोगों के साथ, तो आप उसको सिर्फ ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अकाउंट बना करके आप एक्सेस कर सकते हैं. फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा. हिंदी मीडियम ऑप्ट कीजिएगा. उसमें जब आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि इंग्लिश क्लासेस या हिंदी क्लासेस, देन यू हैव टू चूज द हिंदी. सो दैट विल आई विल अपीयर. सो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड okay then, thank you so much.